कहानी की शुरुआत होती है पॉल नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि लगातार अपनी जान बचाकर कहीं भाग रहा था। चारों तरफ का सीन बहुत खतरनाक था और तबाही होती जा रही थी। पता चलता है कि पृथ्वी पर कई सारे खतरनाक क्रिएचर्स आ चुके हैं जो बहुत ही ज्यादा जानलेवा हैं और यही सारे क्रिएचर्स इंसानों को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। जितने भी मिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो इन क्रिएचर्स को खत्म करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब मिलिट्री फोर्सेस भी पूरी तरीके से मिटने वाली थी। किसी को नहीं आइडिया कि इन क्रिएचर्स से कैसे बचे। पॉल यही रीजन की वजह से वहां से भागने की कोशिश करता है और एक सेफ जगह की तलाश करता है। पॉल के पास तो सर्वाइवल के लिए भी बहुत कम रिसोर्सेज बचे हुए थे, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता ही रहता है। अब लगातार एक घर के पास से गुजरने पर पॉल को कुछ आवाज आती है। ये किसी और की नहीं बल्कि दो छोटे बच्चों की थी जिसके शायद पेरेंट्स मारे जा चुके हैं। अब इन बच्चों को इस तरीके से पॉल छोड़ के तो नहीं जा सकता था, तो वो उन दोनों को गोद ले लेता है और उन्हें एक सेफ जगह पर रखकर उन्हें बड़ा करने लगता है। समय जैसे बीतता जा रहा था उन खतरनाक क्रिएचर्स की संख्या और बढ़ती जाती है। फिर भी पॉल ने जमीन के अंदर बंकर बना लिए थे जिससे कि वो क्रिएचर वहां पर ना पहुंच पाए। कई साल बीतने के बाद आज जाकर पॉल के वो दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। एक का नाम था जोसेफ तो दूसरे का नाम था थॉमस। जोसेफ और थॉमस भी पॉल की मदद किया करते रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। दिन में वो कुछ सामान ढूंढने के लिए चले जाते क्योंकि दिन के समय वो मॉन्स्टर्स बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन जैसे ही रात होती थी तो उनका आतंक चालू हो जाता। यही रीजन की वजह से पॉल और उसके दोनों बेटे रात के समय बाहर निकलने की जरूरत नहीं करते। जोसेफ अब यहाँ पर जल्द से जल्द अपने फादर के पास आता है, लेकिन थॉमस को लेट हो गया था। पॉल बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि उसका दूसरा बेटा कहाँ पर चला गया, लेकिन कुछ समय में थॉमस भी वहाँ पर आ गया। थॉमस ने कहा कि मैं अपने नेबर्स के फार्म में मौजूद था जहाँ कई सारे जानवर रखे गए हैं, लेकिन यहाँ जोसेफ को साफ साफ पता था कि थॉमस वहाँ रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रोज है उससे पसंद करता है और इसी रीजन की वजह से वो बार बार नेबर के पास जाया करता था। सभी जल्द से जल्द घर में आते हैं क्योंकि रात का समय अब होने वाला था। खाना खाने से पहले वो इंश्योर करते थे कि खिड़की दरवाजे पूरी तरीके से बंद हों, क्योंकि उन सारे अनजान क्रिएचर्स को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर इंसान रहते हैं। अब यहाँ पर सेफ्टी अच्छे से करने के बाद तीनों बैठ जाते हैं डिनर के लिए। पॉल ने तो यहाँ थॉमस को पहले ही वार्निंग दे दी कि तुम आगे से लेट मत होना। इस जगह पर लेट होना मतलब जान को खतरे में डालना है। जोसेफ तो बार बार थॉमस को उसी लड़की के ऊपर ताना मारता रहता था जिससे वो मिलने जाता है। अब इसी सिलसिले में दोनों में बहुत ही ज्यादा झगड़ा होने लगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर पागलों की तरह टूट पड़ते हैं, बट ये देखकर पॉल उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगा और उन्हें एक जानवर कहने लगा। जोसेफ और थॉमस रुक जाते हैं और अपने फादर की बात मानते हुए आराम से खाना खाते हैं। अब अगले दिन जोसेफ जब अपने कमरे में होता है तो उसने अपने कुत्ते के अजीब से बिहेवियर को देखा। वो देखता है कि कुत्ता बार बार जमीन की तरफ इशारा कर रहा है और खोदने की कोशिश कर रहा है। अब इसी चीज को देखकर जोसेफ और थॉमस पीछे वाले रास्ते की तरफ जाते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। ये चीज देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। इस बारे में जब पॉल को पता चला तो वो खुद देखने के लिए वहां पर आ गया और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये वही खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जिससे वो इतने सालों से बचते आ रहे हैं। तीनों बहुत ज्यादा फोर्स करने लगे थे उस दरवाजे को ताकि खतरनाक क्रिएचर्स अंदर ना घुस पाए। पॉल तो लगातार जोसेफ को बुला रहा था, लेकिन जोसेफ वहां रुककर कुछ तो लिख रहा होता है। थोड़ी देर में बाहर मौजूद वो खतरनाक क्रिएचर चला जाता है। जोसेफ ने यहाँ अपने फादर को बताया कि मैंने उस क्रिएचर के पैटर्न को नोटिस किया है। वो क्रिएचर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नॉक करता है और धीरे धीरे कम करते जाता है, और पहले भी जो क्रिएचर यहाँ आया था वो इसी पैटर्न से दरवाजा ठकठकाता है। अब ये चीजें किस तरफ इशारा करती हैं पॉल को भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर भी वो सभी अगले दिन जब बाहर जाकर देखते हैं तो दरवाजे पर नुकीले नाखूनों के निशान थे। ये निशान उन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स ने बनाए थे। थॉमस तो अब यहाँ अपने फादर पॉल की मदद कर रहा था रिसोर्सेज जमा करने में, लेकिन पॉल ने नोटिस किया कि जोसेफ तो कल से ही घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। वो जब अंदर जाकर गैराज में देखने लगा तो जोसेफ एक कार बना रहा था। ये कार वो इस मुसीबत के लिए बनाता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। जोसेफ को बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस छोटे से बंकर में गुजार दें। आखिर वो कब तक यहाँ पर फंसे रहेंगे, इसीलिए उसने कबाड़ का यूज करके ये कार बनाई थी। पॉल जब उस कार को चेक करता है तो वो सच में लाजवाब होती है। उसने कुछ चेंजेस किए और थोड़ी देर के अंदर वो कार चल पड़ती है। पॉल ने अपने बेटे जोसेफ को बहुत ज्यादा शाबाशी दी और उसे ड्राइविंग सिखाने के लिए लेकर चल पड़ा। जोसेफ तो थोड़े टाइम में कार चलाना भी सीख गया था और उसके टैलेंट को देखकर पॉल उसे हमेशा अप्रिशिएट करता था। लेकिन यही सेम चीजें उसके एक और बेटे थॉमस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। थॉमस तो अब यहाँ गुस्से में आकर पॉल से कहता है कि आज आप मेरे साथ फार्म में चलने वाले थे, लेकिन पॉल उसकी बातों को टालते हुए जोसेफ को ड्राइविंग सिखाने में बिजी हो गया। थॉमस इस बात से अपने फादर से बहुत गुस्सा हो चुका था।
यहाँ अब थॉमस जो कि बहुत ज्यादा उदास हो चुका था, उसे आखिरकार अपने भाई जोसेफ के साथ रिसोर्सेज ढूंढने के लिए जाना ही पड़ेगा। वो दोनों कार के अंदर बैठकर निकल पड़ते हैं रिसोर्सेज के लिए। लेकिन जोसेफ जानता था कि उसके भाई को क्या चाहिए, इसीलिए जोसेफ ने बिना पॉल को बताए थॉमस को उस फार्म के पास जाकर छोड़ दिया। थॉमस इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फार्म की तरफ जाने लगता है। जोसेफ ने कहा कि वो रात होने से पहले यहाँ पर पिक करने आएगा और अब जोसेफ भी दूसरी तरफ रिसोर्सेज जमा करने चला गया। हमें यहाँ घर की तरफ पॉल दिखाया जाता है जो दरवाजे पर उन सारे मॉन्स्टर के नाखूनों के निशान देख रहा था। वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे और वो उन्हें ठीक करने की भी कोशिश करता है। पॉल अब यहाँ एक तरीके से इन सारी चीजों से थक चुका था क्योंकि ये मॉन्स्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। पॉल तो अब अकेला ही वाटरफॉल के पास जाकर शांति से बैठ गया था। वो तो सिर्फ अपनी जिंदगी में एक शांति चाहता था। अब हमें यहाँ पर फार्म के अंदर थॉमस दिखाया जाता है जो कि कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं बल्कि रोज नाम की उस लड़की से मिलने के लिए आया था। देखकर ऐसा ही लगता है कि रोज भी थॉमस को पसंद करती थी। वो दोनों बचपन के दोस्त थे और एक साथ बहुत ही अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जोसेफ दिखाया गया जो एक खराब पड़ी हुई बोट के अंदर चले जाता है। जोसेफ को लग रहा था कि यहाँ उसे कुछ रिसोर्स मिल जाएंगे तो वो उसे घर लेकर जाएगा। अब जैसे ही जोसेफ एक खराब पड़े हुए चैम्बर के अंदर घुसता है तो अचानक अंदर से कई सारे कीड़े बाहर निकलने लगे होते हैं। भले ही जोसेफ ने मोटे कपड़े पहने थे पर वो छोटे कीड़े उसके बॉडी पर आकर काटने लगे। जोसेफ को इससे बहुत पेन होता है और वो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस पूरे बोट के ऊपर ऐसे भी कीड़े मौजूद हैं। वहीं अब थॉमस और रोज बहुत ही ज्यादा खुश थे एक दूसरे से मिलकर, लेकिन अचानक उन दोनों का फेस उदास हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर के बारे में सोच रहे थे। उन्हें नहीं समझता कि आखिर ये मॉन्स्टर्स कहां से आए और कब तक हमला करते रहेंगे। क्या उनकी जिंदगी इसी तरीके से छुपते हुए बीत जाएगी? अब यहाँ इन्हीं बातों को करते हुए कुछ समय बीत जाता है और थॉमस ने नोटिस किया कि अब धीरे धीरे रात होने लगी है। रात होने से पहले उसे अपने घर पर पहुंचना होगा। थॉमस और रोज एक दूसरे को गले लगाते हैं और रात होने से पहले घर की तरफ निकल जाते हैं। थॉमस यहाँ थोड़ा सा डर गया था कि कहीं जोसेफ उसे लिए बिना ही ना चला गया हो, क्योंकि अगर थॉमस कार से नहीं गया तो उसे घर पहुंचने में लेट हो जाएगी और रात के समय उस फॉरेस्ट में घूमना कितना जानलेवा है ये उन लोगों को ही पता था। लेकिन थॉमस जल्दबाजी में जब फॉरेस्ट के अंदर जा ही रहा था तो उसका पैर स्लिप हो गया और वो एक बड़े से गड्ढे के अंदर गिर जाता है। थॉमस को थोड़ी सी चोट लगी थी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अब तो धीरे धीरे रात भी होने लगी थी और जोसेफ भी अपनी कार लेकर वहां उसे पिक करने आ गया, पर वेट करने के बावजूद भी जोसेफ थॉमस को नहीं ढूंढ पाता। जोसेफ बहुत ज्यादा पैनिक होकर सीधा कार अपने घर पर लेकर आया और अपने फादर पॉल को सारी बातें बताई। पॉल भी इस बात से बहुत ज्यादा डर गया था और उसने जोसेफ को अंदर जाने के लिए कहा क्योंकि अब कुछ ही देर के अंदर रात होने ही वाली थी। पॉल ने जोसेफ को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम अंदर रहो और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो। वो जाएगा और थॉमस को ढूंढ कर लाएगा। पॉल तो सीधा थॉमस को ढूंढने के लिए डीप फॉरेस्ट के अंदर निकल पड़ता है। हमें अब उस गुफा के अंदर थॉमस दिखाया गया जो बहुत घायल पड़ा हुआ था, लेकिन वो फिर भी थोड़ा उठता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे सामने की तरफ किसी खतरनाक क्रिएचर का हाथ दिखाई दिया। यह हाथ बहुत ही डरावना लग रहा था, इसीलिए थॉमस ने डर के मारे अपनी चाकू निकाली और उसके ऊपर हमला कर दिया। अब इन चीजों को देखकर वो क्रिएचर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और थॉमस पर हमला करने के लिए आते हैं। एक क्रिएचर ने तो थॉमस को पीछे से पकड़ लिया था। अब यहाँ थॉमस की आवाज सुनकर पॉल उसे लोकेट कर लेता है। सारे क्रिएचर्स मिलकर थॉमस को मारते इससे पहले पॉल वहां पर आ गया और उनके ऊपर अपने वेपन से हमला करने लगा। पॉल तो उन दोनों क्रिएचर्स को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। पॉल भी नीचे आ चुका था अपने बेटे थॉमस की मदद करने के लिए। वो दोनों कुछ समय वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। रात के समय वो फॉरेस्ट को इस तरीके से क्रॉस नहीं कर सकते। अब यहाँ थॉमस और पॉल उसी जगह पर आसपास घूमने लगे ताकि यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। पॉल को अचानक अगले ही मोमेंट पे एक सुरंग मिल जाती है जिसे कि वो एक्सप्लोर करने लगा। वहाँ थॉमस भी अपने फादर की मदद करता है। लेकिन अब यहाँ पॉल जब उस दरार के अंदर जाने लगा तो उसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स की चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने वाले हैं और बहुत ही बड़े तादाद में वहां जमा हो चुके हैं। पॉल ने तुरंत ही उन सारे क्रिएचर्स को डराने के लिए वहां पर एक आग लगा दी थी जिससे कि वो दूर जाएंगे। अब तो उनका कुत्ता भी वहां पर आ चुका था जो लगातार नीचे की तरफ देख के भौंक रहा होता है।
यानी कि वो क्रिएचर्स जमीन में से मौजूद एक दरार की वजह से भी यहाँ आ सकते हैं। पॉल और थॉमस को ये पता चल गया था कि वो क्रिएचर्स ऊपर भी मौजूद हैं, जिन्हें पता चल गया है कि ये दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, मॉन्स्टर उन दोनों को खत्म करने के लिए ऊपर से मिट्टियां भी डालने लगी, जिससे वो यहीं दबकर मर जाए। थॉमस उस मोमेंट पर बहुत पैनिक हो रहा था, लेकिन पॉल ने एकदम शांति से काम लिया। उसे पता था कि अगर वो जल्दबाजी करेंगे तो मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। पॉल किसी भी हालत में अपने बेटे थॉमस को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए पॉल के पास जितने भी फ्लेमेबल इक्विपमेंट्स थे वो उसकी मदद से एक ब्लास्ट करने की तैयारी करने लगा। वो लगातार नीचे से आ रहे उस क्रिएचर को मारता है और आग की मदद से दूर भेजता है। पहले से इन सारे क्रिएचर्स को रोशनी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है और वो इससे बहुत वीक हो जाते हैं। पॉल को ये आइडिया था कि जहाँ से ये क्रिएचर्स आ रहे हैं वहीं से बाहर निकलने का भी रास्ता हो सकता है। तो यहाँ पॉल ने पहले उस क्रिएचर को मार दिया और अपने बेटे थॉमस को वहाँ से बाहर निकाला। कई क्रिएचर्स वहाँ और भी आ चुके थे, इसीलिए पॉल ने वहाँ पर एक धमाका किया। इस धमाके की वजह से क्रिएचर्स तो अधमरे हो गए थे। पॉल को भी उस समय बहुत ज्यादा चोट लगती है और थॉमस उनकी मदद कर रहा था वहाँ से बाहर निकलने में। भले ही वहाँ से मॉन्स्टर्स जा चुके थे, लेकिन थॉमस थोड़ा डर चुका था अपने फादर के लिए। वो तो उन्हें आगे खींचता हुआ एक सेफ जगह पर लेके जाने की कोशिश करने लगा। हमें अब यहाँ घर के अंदर जोसेफ दिखाया जाता है, जो कि सो रहा था। उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए होते हैं ताकि कोई अंदर न घुस पाए, लेकिन अब धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक होती है और किसी ने दरवाजे को ओपन कर दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक क्रिएचर होता है, जिसने दरवाजे में छोटा छेद कर दिया और उसी की मदद से अंदर देख रहा था। क्रिएचर ने तो अपने नाखून बड़े कर लिए और जोसेफ के पास लेकर जाने लगा, लेकिन जोसेफ तो गहरी नींद में सोया हुआ था। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो क्रिएचर दरवाजा खोलता है और धीरे धीरे अंदर आता है, लेकिन अचानक ऊपर से एक ट्रैप नीचे गिरा और वो क्रिएचर उसके अंदर ही फंस गया था। जोसेफ भी अब जल्द से जल्द उठ जाता है और देखता है कि वो क्रिएचर तो ट्रैप हो चुका है। यानी जोसेफ सोया नहीं था, बल्कि ये तो उसका एक प्लान था क्रिएचर्स को पकड़ने का। अब थोड़े ही समय में सुबह हो जाती है और जोसेफ को फिक्र होने लगी थी उसके फादर और थॉमस की, क्योंकि उन्हें गए बहुत ज्यादा समय हो चुका था। इसीलिए अब जोसेफ भी अपनी कार लेकर निकल पड़ता है फॉरेस्ट में उन दोनों को ढूंढने के लिए। थॉमस अभी भी अपने घायल फादर को लेकर वहीं मौजूद था और मदद के लिए वेट कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर उन्हें उनका कुत्ता मिल जाता है, जिसे की डायरेक्शन पता था और वो जोसेफ को वहाँ से लेकर आ गया। जोसेफ वहाँ मौजूद थॉमस और घायल फादर को देखता है, जो बहुत ज्यादा जख्मी थे। दोनों ने जल्द से जल्द पॉल को पकड़ा और गाड़ी के अंदर बिठा दिया। जोसेफ और थॉमस सीधा फादर को लेके घर में आ गए और उनकी फर्स्ट एड करने लगे। थॉमस इस मोमेंट पर बहुत डर चुका था, पर अब उसकी नजर एक पिंजड़े के ऊपर गई और वो वहाँ पर लगे हुए कपड़े को हटा देता है। थॉमस चौंक गया क्योंकि उसके अंदर क्रिएचर मौजूद था। जोसेफ थॉमस को कहता है कि उसने पर्पसफुली इस क्रिएचर को पकड़ा है ताकि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सके। जोसेफ कहता है कि इन सभी के ऊपर कपड़े रहने दो, नहीं तो ये मर जाएंगे। और जोसेफ को एट द एंड इन क्रिएचर्स के ऊपर अपनी रिसर्च करनी थी, इसीलिए वो इसे यहाँ पर रखता है। बट ये बातें थॉमस को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसके हिसाब से ये क्रिएचर्स हमारे लिए खतरा हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे। ये जहाँ भी दिखे हमें उन्हें मारना होगा। जोसेफ ने अपने फादर को बताया कि कल 2 क्रिएचर्स आए थे, लेकिन उनमें से एक क्रिएचर को मैंने पकड़ लिया उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। पॉल को तो यही लग रहा था कि अब वो दूसरे क्रिएचर्स अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए जरूर आएंगे और हम पर हमला करेंगे। थॉमस तो बार बार अपने भाई को कह रहा था कि हमें उस क्रिएचर को छोड़ देना चाहिए या फिर जान से मार देना चाहिए। वो तो इवन चाकू लेकर सामने खड़ा हो गया उस क्रिएचर को खत्म करने के लिए। बट जोसेफ बार बार उस क्रिएचर को प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि उसे इनके ऊपर रिसर्च करनी थी। थॉमस ने तो बहुत ज्यादा गुस्से में पिंजरे को ओपन कर दिया और वो क्रिएचर निकलते हुए बेड के अंदर चला गया था। उस क्रिएचर की बॉडी कुछ कुछ इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन वो बहुत खतरनाक था। वहाँ पर उनका कुत्ता भी आ जाता है, जो कि मॉन्स्टर पर बहुत ही गुर्राने लगा और अब वो मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। उसने सबसे पहले जोसेफ पर हमला किया, लेकिन जोसेफ उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। पर यहाँ थॉमस के इरादे तो एकदम अलग ही थे। वो तुरंत ही अपनी एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस क्रिएचर का गला ही काट देता है। क्रिएचर तो वहीं पर मर चुका था, लेकिन जोसेफ इससे खुश नहीं होता। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस मरी हुई क्रिएचर की बॉडी पर अपना रिसर्च करने का। जोसेफ क्रिएचर की बॉडी को बेसमेंट की तरफ लेकर गया और उसके बॉडी पर मल्टीपल कट्स लगाने लगे। जोसेफ का कुत्ता भी साइड में मदद कर रहा था मीट को खाने के लिए। कई घंटों तक अपनी रिसर्च करने के बावजूद भी जोसेफ को नहीं समझता कि इन क्रिएचर्स की बनावट कैसी है और ये क्रिएचर्स किस टाइप से खत्म किए जा सकते हैं। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता उसे लिखता जाता ताकि वो आगे चलकर इन्हें कंबाइन कर सके। अब यहाँ थॉमस जोसेफ के पास आता है एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। थॉमस ने कहा कि अगर हम रोज के पड़ोसी वाले एरिया में चले जाएं अपने फादर को लेकर, तो वहाँ अच्छी तरीके से इनका इलाज किया जा सकता है।
वहाँ उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और हम अच्छी तरीके से वहाँ जिंदगी भी गुजार सकते हैं। लेकिन जोसेफ ने थॉमस को साफ कह दिया कि तुम्हारे नेबर्स हमारी मदद नहीं करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से रिसोर्सेज खत्म हो जाए। लेकिन थॉमस के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर जोसेफ अपने घायल फादर को वहाँ लेकर जाने लगा। ट्रैवल करते हुए जब वो उन पड़ोसियों के पास पहुंचते हैं जहां रोज और उसकी फैमिली रहा करती थी, तो रोज की मदर और फादर ने उन्हें डिसअलाउ कर दिया था कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि उन सभी के पास 3 लोगों के एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं मौजूद हैं। जोसेफ को तो ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन अब रोज के फादर ये कहते हैं कि थॉमस चाहे तो अकेला यहाँ पर रुक सकता है, क्योंकि थॉमस ने पहले फार्म में बहुत ज्यादा मदद की है। थॉमस को भी मन था कि वो यहीं पर रुके और रोज के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद जोसेफ तो जाने लगा। वो तो उल्टा थॉमस को ही दोष ठहराता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उनके फादर की ये हालत हुई है, और अब वो उसे छोड़कर चले जाए तो यही अच्छा होगा। इन सारी बातों की वजह से दोनों भाई में झगड़े होने लग जाते हैं और वो एक दूसरे को मारने लगे थे। बट थोड़ी देर बाद थॉमस को रियलाइज होता है और वो अपने भाई को छोड़कर वापस रोज की फैमिली के पास जाने लगता है। जोसेफ बहुत ज्यादा गुस्से में उठा और अपने घायल फादर को गाड़ी में बिठाकर वापस जाने लगा। थॉमस अब हमेशा के लिए रोज फैमिली के साथ ही रहेगा और वहाँ उसे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी मिला करती। देखकर ऐसा भी लग रहा था कि थॉमस को उसकी फैमिली वालों ने रोज के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। रोज भी थॉमस के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगी थी। वहीं अब रास्ते में जोसेफ जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि कई सारे जानवर डर कर भाग रहे हैं। जमीन के अंदर से आवाजें आ रही थी, यानी कि वो क्रिएचर्स अब जमीन के अंदर एक्टिवेट हो चुके हैं। जोसेफ भी जल्द से जल्द जब अपने घर की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि क्रिएचर्स ने घर के नीचे एक गुफा बना दी है। ये गुफा तो सीधा बेसमेंट की तरफ से होकर जा रही थी। जोसेफ को समझ में आ चुका था कि जरूर वो सारे क्रिएचर्स बदला लेने के लिए हमारे पास वापस आए हैं, इसीलिए जोसेफ को अपना फुल प्रूफ प्लान रेडी रखना होगा उनसे बचने के लिए। जोसेफ अंदर आकर सारे सामानों को इकट्ठा करने लगा और हर एक खिड़की दरवाजे को अंदर से ढक देता है। हर एक वेपन जो उसने जमा किए थे वो उसे एक साथ रखता है ताकि वो उनसे अपनी प्रोटेक्शन कर सके। तभी जोसेफ को अपने घर के बीच में एक गड्ढा दिखाई देता है जो कि उन क्रिएचर्स ने बनाया था। यानी जोसेफ को अब पता चला कि वो सारे क्रिएचर्स यहाँ रास्ता पहले ही बना चुके हैं जो कि रात होने के समय आएंगे, तो जोसेफ को उसी अकॉर्डिंग इस ट्रैप को बनाना होगा। वहीं अब हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो कि रोज के घर में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक अब थोड़ी देर के अंदर रोज आ जाती है। थॉमस रोज को समझाने की कोशिश करने लगा कि वो यहाँ चोरी नहीं कर रहा है, बल्कि उसे अपने घायल फादर के लिए मेडिसिन चाहिए। रोज ने थॉमस की कंडीशन को समझा और उसे मेडिसिन निकाल कर दे दी। थॉमस तो रोज का शुक्रिया अदा करता है और उसे गले लगा लेता है। थॉमस ने प्रॉमिस किया कि वो वापस लौटेगा अपने फादर को ठीक करने के बाद। ये सारी बातें एक वर्कर ने सुन ली थी। जब थॉमस बाहर निकलने लगा तो उस वर्कर ने बंदूक तान दी थी थॉमस के ऊपर, लेकिन थॉमस उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा कि ये मेडिसिन उसने चुराई नहीं है बल्कि रोज ने दी है। लेकिन वो वर्कर थॉमस की किसी भी बातों पर भरोसा ही नहीं करता। उसने ये चीजें अपने बाकी मेंबर्स को बता दी जिससे कि अब थॉमस को पकड़ लिया जाता है। वो सभी थॉमस को बेसमेंट के अंदर रखे हुए थे और उसे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे थे। थॉमस के हाथ पैर बांधकर अब उसके ऊपर गोली चलाने के लिए आदेश दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाता अचानक वो आदमी जमीन के नीचे चला गया। ये काम उन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स का था जो अब वहाँ हमला करने की कोशिश कर रहे थे। जमीन में एक लंबा सा गड्ढा बन गया था जिसमें से वो दूसरा आदमी देखकर अपने दोस्त को चिल्ला रहा होता है, लेकिन अगले ही मोमेंट में वही क्रिएचर बाहर निकला और उस दूसरे आदमी को भी मार गिराया। वहाँ पर इस वजह से बहुत पैनिक वाली सिचुएशन बन जाती है। रोज के मॉम एंड डैड भी इन आवाजों को सुनकर उठ गए थे और उसके डैड बाहर निकलकर चेक करने लगे, पर अचानक उनके ऊपर भी एक क्रिएचर ने हमला कर दिया था। रोज के फादर उससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। उनके घर में तो अब एक कैंडल की वजह से आग भी लगना चालू हो गई थी। रोज की मदर भी अपने हस्बैंड की मदद करने आती है, तभी वो क्रिएचर उस पर भी हमला कर देता है। रोज के फादर बहुत कोशिश कर रहे थे उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और ऐसा होते ही उसकी मदर वहाँ से भागने लगी। लेकिन मुश्किल की बात ये होती है कि अब उस जगह पर और भी ज्यादा क्रिएचर्स आ गए। एक क्रिएचर के हाथ में तो चाकू होता है और वो उसी चाकू की मदद से रोज की मदर को मारने लगे। इतनी डरावनी आवाजें सुनकर तो अब रोज भी उठ चुकी थी, लेकिन रोज को क्या पता था कि उन खतरनाक क्रिएचर्स ने घर में घुसकर उसके मॉम एंड डैड को जान से मार दिया है। आवाज शांत होने के बाद रोज धीरे धीरे अपने कमरे में से बाहर निकलती है वहाँ क्या हो रहा है ये देखने के लिए। रोज जैसे ही उस आवाजों की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उसने देखा कि क्रिएचर्स ने उसके मॉम एंड डैड को बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। सारे क्रिएचर्स का पेट भर चुका था, लेकिन वो फिर भी रोज के ऊपर हमला करने चले आते हैं। रोज अपनी जान बचाकर सीधा थॉमस के पास भागने लगी। वहीं अब बेसमेंट की तरफ से कई सारे क्रिएचर्स बाहर निकलकर उन सारे लोगों पर हमला करने लगे।
थॉमस के हाथों को बांधा गया था, इसीलिए वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। बहुत ही कम समय में उन क्रिएचर्स ने जमीन के अंदर से सभी को खींच लिया और एक एक करके मारने लगे। उन क्रिएचर्स की तादाद तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। थॉमस अपने आप को छुड़ा पाता, इससे पहले वहाँ एक क्रिएचर आ गया जो थॉमस को मारना चाहता था, बट इससे पहले रोज ने एक शॉटगन लेकर उस क्रिएचर के ऊपर फायर कर दिया। इस समय वहाँ की हालत बहुत बुरी थी, इसीलिए थॉमस रोज को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। रोज के अब पूरे घर के अंदर आग लग चुकी होती है। रोज ने तो थॉमस को बहुत दुखी होकर बताया कि उसके मॉम एंड डैड भी अब नहीं रहे। थॉमस उस समय रोज को संभालता है और उसे लेकर अपने घर निकल पड़ता है। वहीं अब हमें जोसेफ को दिखाया गया जिसने कि जमीन में बनाए गए बहुत सारे छेदों को भर दिया था। उसे पता होता है कि रात के समय क्रिएचर्स इसके अंदर से आने की कोशिश करेंगे, तो जोसेफ ने अपना प्लान बनाया था कि वो इन गड्ढों को भर देगा और गैसोलीन अपने पास रखेगा। जब ये सारे क्रिएचर्स अंदर आने की कोशिश करेंगे तो जोसेफ उनके ऊपर गैसोलीन छिड़क कर जला देगा। जोसेफ इसी प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक दरवाजे के एक छोटा सा हिस्सा ओपन हुआ और जोसेफ एक गन लेकर सामने खड़ा हो गया, लेकिन वो कोई क्रिएचर नहीं बल्कि थॉमस और रोज थे जो कि अब घर के अंदर आ जाते हैं। जोसेफ भी थॉमस के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन अब वो तीनों आ चुके हैं तो उन्हें साथ में ही क्रिएचर से लड़ना होगा। वो तीनों जल्द से जल्द पॉल के पास आते हैं और थॉमस अपने पास मौजूद मेडिसिन उन्हें प्रोवाइड करता है, यानी पॉल को अब सिर्फ आराम करने की जरूरत है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। पॉल ने अपने बच्चों को कहा कि तुम बहुत बहादुरी से लड़ना और अपनी आखिरी सांस तक पीछे मत हटना। थॉमस, जोसेफ और रोज तीनों प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। सभी ने गैसोलीन इकट्ठा कर लिया था और उसे गुफा के चारों तरफ फैलाने लगे। मैच बॉक्स और सारे जलने वाले सामान उन्होंने इकट्ठा करके रख लिए होते हैं, क्योंकि एक मौका देखकर उन क्रिएचर्स को वहां जलाना था। और अब कुछ ही समय में जमीन के अंदर हलचल होने लगी। क्रिएचर्स अंदर घुसने की बहुत कोशिश कर रहे थे। एक क्रिएचर तो चोरी चुपके पॉल के कमरे के अंदर से भी निकल आता है। जोसेफ और थॉमस उन क्रिएचर्स का अच्छे से सामना तो कर रहे थे, लेकिन उनकी तादाद बढ़ रही थी। एक क्रिएचर तो थॉमस के ऊपर भी हमला करने चला आया, लेकिन थॉमस उसे अकेला ही मार देता है। रोज ने भी अपनी शॉटगन की मदद से कई क्रिएचर्स को मार गिराया था, लेकिन अब कमरे में से एंट्री होती है पॉल की, जिसके ऊपर हमला करने वाले क्रिएचर को उसने मार दिया था। भले ही पॉल इस समय घायल था, लेकिन अपने बच्चों की मदद करना उसका फर्ज बनता है। उसने अपने हाथ में गन ले ली और सभी बच्चों को पीछे करके मॉन्स्टर्स को मारने लगा। और यहाँ पॉल के शॉटगन में बुलेट से खत्म हो गई थी, लेकिन अब पॉल को समझ में आ गया कि इस घर को ब्लास्ट करना ही सही रहेगा। पॉल ने तीनों बच्चों को उस रेफ्रिजरेटर के अंदर जाकर बंद होने के लिए कह दिया। तीनों उसके अंदर छुप तो जाते हैं, लेकिन पॉल वहीं पर रुकता है। उसने अब आखिरी बार अपने बच्चों की तरफ देखा और पूरे घर के अंदर आग लगा दी। उस जगह पर गैसोलीन होने के कारण काफी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से पूरा घर भी डिस्ट्रॉय हो गया था। बहुत सारे क्रिएचर्स जलकर मारे गए तो कुछ मलबे के अंदर दब जाते हैं। थोड़े समय के बाद जब जोसेफ, थॉमस और रोज बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपने फादर पॉल नहीं मिल रहे थे। अचानक मलबे के अंदर से एक क्रिएचर बाहर निकलता है जो जल रहा था लेकिन अभी भी जिंदा था। उससे डरकर तीनों वहां से भागने लगे और अपनी कार में बैठ जाते हैं। भले ही इस धमाके के अंदर कई क्रिएचर्स मारे गए, लेकिन बचे हुए सारे मॉन्स्टर एक सर्कुलर फॉर्म बना लेते हैं। उसी सर्कुलर फॉर्म की वजह से वो आगे बढ़ते जा रहे थे उनकी तरफ। रोज लगातार उनके ऊपर शूट करती है, जिससे कि उनका फॉर्मेशन टूटने लगा था और अंत में वो शॉटगन को भी फेंक कर उनके ऊपर मार देती है। सारे क्रिएचर्स वहीं जलने लगे और वहीं मर गए। थॉमस और जोसेफ ने अपनी कार रोकी ही नहीं और सीधा फॉरेस्ट से होते हुए आगे बढ़ने लगे। कई माइल्स ट्रेवल करने के बाद पहली बार वो इतनी रात भरी सितारों को देख रहे थे। कई माइल्स ट्रेवल करने के बाद अब वो क्रिएचर उनका पीछा नहीं करते तो वो सभी खुले आसमान के नीचे बैठकर ऊपर देखने लगे। ये सितारे वो इतने समय बाद देख रहे थे क्योंकि रात के मोमेंट पर वो हमेशा घर में ही बंद रहे थे। अगले दिन वो सभी अपने फादर को देखने आते हैं, लेकिन वो समझ चुके थे कि पॉल मर चुका है। सभी मिलकर रोज के पेरेंट्स और पॉल का फ्यूनरल करते हैं और अपनी जिंदगी साथ मिलकर गुजारने का डिसाइड करते हैं। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।